जब हम बोर की हाइड्रोजन एटम के लिए हमने मॉडल देख रहे थे, तो उसकी थ्योरी के हिसाब से जो ये n इक्वल टू 1, 2, 3 है, ये सब तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। हमने अभी देखा भी है। उसने एक और फॉर्मूला दिया था कि लेट्स से जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी NH शेल में है, ठीक है, और ये किसी न्यूक्लियस से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है, कुछ रेडियस होगा इसका। तो उसने रेडियस का भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, वो होता है कुछ लेट्स से रेडियस ऑफ NH शेल, वो हो जाएगा n² .a0। इसमें n है अपनी कौन सी नंबर ऑफ शेल्स में है वो। लेट्स से वो फर्स्ट शेल में है तो वो हो जाएगा 1, अगर सेकंड शेल में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं हम इसे, तो उसका उसने रेडियस निकालने का मैं फॉर्मूला दिया था, वो था ये। इसमें जो a0 की वैल्यू थी वो थी 52.9 पिकोमीटर। यानी कि जैसे अब इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के लिए अगर ले लेते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए a0 सिंपल, तो यानी कि 52.9 पिकोमीटर। ये है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल का रेडियस। तो इस तरीके से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। तो इसी तरीके से वो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ पे भी उसकी कोई एनर्जी होती है, जिससे हम एनर्जी उस स्टेट की बोल रहे हैं या फिर उस ऑर्बिट की बोल रहे हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी भी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। उसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो है ये एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ RH अपन 1 - n²। यहाँ पे n अपने पास कौन सी शेल है वो है, और ये जो RH है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये जो एनर्जी है ये एक स्टेशनरी स्टेट की होती है, और हम इसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, सो ऑन। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेट्स से कि अब अगर मुझे निकालनी है एनर्जी फर्स्ट शेल की, यस ये बस अभी हाइड्रोजन के लिए है। जेम्स ने जैसे अभी क्वेश्चन पूछा, सर इज इट फॉर हाइड्रोजन ओनली, और इसी वजह से हाइड्रोजन के लिए है। तो माइनस ये साइन क्यों होता है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिखा आ रहा है, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लेट्स से अगर मुझे फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी होगी। मैं यहाँ पे n पे 1 पुट करूंगा, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल आ जाएगी मेरी सिंपल माइनस ऑफ RH, और ये हो जाएगा मेरे पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसी तरीके से मान लो मुझे एनर्जी निकालनी है सेकंड शेल के लिए, तो हो जाएगी माइनस ऑफ RH और ये 1/2 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस का 0. एक मिनट में कैलकुलेट करता हूँ इसे, 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो इस तरीके से मेरे पास सेकंड शेल की भी एनर्जी आ गई। ये अभी के लिए हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। और ये माइनस साइन क्यों आता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, कि अब मुझे पता है कि मेरे पास लेट्स से कि ये न्यूक्लियस है इधर। मैं थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ, ये नीचे लिखा भी हुआ है वैसे थोड़ा बहुत, ये थियोरिटिकल है लेकिन हम इसे समझने के लिए भी देखते हैं। तो अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे कोई शेल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मेरा घूम रहा है, और इसी तरीके से धीरे धीरे कर करके मेरे पास लेट से इनफाइनाइट शेल्स हैं यहाँ पे। ये n=1 है और यहाँ पे लेट से n=इनफाइनाइट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते करते n=इन्फिनिटी पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ चुकी है, यानी कि इसका जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस से वो जो है कम हो चुका है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब n=इन्फिनिटी रीच करेगा तो न्यूक्लियस से एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा उसका अट्रैक्शन, और वो फ्रीली घूम सकता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि जब उसका न्यूक्लियस से बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स खत्म ही हो जाती है, तब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी होगी ना उस शेल की, वो होती है 0। यानी कि जब n=इन्फिनिटी होता है, न्यूक्लियस से कोई संबंध नहीं रहता इलेक्ट्रॉन का, तब उसकी जो एनर्जी मानते हैं उसको मानते हैं 0। यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, उस पर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रही, तो इलेक्ट्रॉन इज फ्री इस स्टेट में, जब उसकी n=इन्फिनिटी पे है वो। लेकिन धीरे धीरे जब वो करीब आता जाता है न्यूक्लियस के, तो उस पर एक फोर्स लगती है, जो बोलते हैं हम न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है इस तरीके से, है ना। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लगती है तो वो ऑब्वियसली कम होती है इस जब इक्वल टू 0 से, क्योंकि जब फोर्स लगेगी तो वो इक्वल टू 0 से कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली स्टेबल स्टेट में जा रहा है ना। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन n=1 के पास आएगा, यानी शेल नंबर 1 के पास आएगा, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल ऑर्बिट में जा रहा है। तो इसलिए वो ग्राउंड स्टेट से, अपनी ग्राउंड स्टेट थी ये जब उसका इक्वल टू 0 था,
और यानी कि वो ग्राउंड स्टेट से जब वो स्टेबल स्टेट में जा रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन डिनोट करते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज कर रही होती है और वो स्टेबल स्टेट में आ रहा होता है। इस वजह से बस हम डिनोट करने के लिए करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो अपनी फ्री स्टेट में नहीं है या फिर उस स्टेट में नहीं है जहाँ पे उसकी एनर्जी जीरो है, तो वो धीरे धीरे जैसे ही करीब आता जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है कम होती जाती है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के लिए। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब होता है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब है कि एनर्जी जीरो है और n इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली उससे एनर्जी कम है, इसी वजह से हम वहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोट कर रहे हैं। ओके, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी वाला है पार्ट, वैसे तो पीडीएफ मिल ही जाती है आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, फिर भी ले लो। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि जो बोर था उसने जो अपनी थ्योरीज दी वो जनरली हाइड्रोजन एटम्स के लिए दी, या फिर उन एटम्स के लिए या फिर उन आयंस के लिए जो हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहे थे। अब जैसे मेरे पास हीलियम होता है, हीलियम में क्या होता है कि मेरे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के अंदर, है ना। लेकिन मान लो अगर मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो यहाँ पे दूंगा मैं प्लस चार्ज He+। तो अब हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि हीलियम अब एक आयन में कन्वर्ट हो चुका है जो हाइड्रोजन की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। तो उन आयंस के लिए भी बोर ने एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी निकालने के लिए। वो एनर्जी का फॉर्मूला था एटॉमिक नंबर, और NH शेल की फॉर्म में उसका रेडियस भी हम निकाल सकते थे। इसी तरीके से अगर मैं लिथियम को देखूं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, यानी कि लिथियम पे चार्ज आ जाएगा +2 का, है ना, तब भी वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है। या फिर अगर बेरिलियम में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर बेरिलियम में से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी बेरिलियम पर चार्ज आ गया +3, तो वो भी बिहेव करेगा हाइड्रोजन की तरह। तो उसके लिए भी जो फॉर्मूला उसने दिया था बोर ने, वो यहाँ पर है ये एनर्जी के लिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में कि ये जो Z होता है ये तो आप सबको पता ही एटॉमिक नंबर होता है, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर डालेंगे, हम डालेंगे कि कौन सी शेल में है वो, और हमें पता चल जाएगा उसकी एनर्जी क्या है। ये फॉर्मूला बस उनके लिए वैलिड है जो हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो आयंस, जैसे कि He+, Li+2, Be+3। ये सिंपल हीलियम के लिए नहीं है फॉर्मूला, ये He+ के लिए है फॉर्मूला। इसी तरीके से जो उसने रेडियस का फॉर्मूला दिया था वो दिया था ये, यहाँ पे भी Z अपना एटॉमिक नंबर है। ध्यान यहाँ पे हमें ये देना है कि जो रेडियस में यूनिट्स लिखी है ना वो पिकोमीटर है। तो इस तरीके से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। मैंने अभी आपको बताया ना कि हीलियम के अलावा लिथियम बेरिलियम सबके लिए वैलिड है अगर वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइक Li+2। सिंपल लिथियम के लिए नहीं है, Li+2 के लिए भी वैलिड है। सिंपल बेरिलियम के लिए नहीं है, बल्कि बेरिलियम +3 के लिए वैलिड है। +3 का यहाँ पे मतलब है कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, गिव अवे कर दिए, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एनर्जी के फॉर्मूले का और रेडियस के फॉर्मूले का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। बिल्कुल, हम इसे ऑक्सीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम ऑक्सीजन में से उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहे हैं। हर किसी के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। बस लास्ट में हमारे पास शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए जो कि हाइड्रोजन के पास होता है, फिर तो हम इसे किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वेलोसिटीज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी के लिए हमारे पास कोई प्रिसाइज इक्वेशन नहीं होती, इस वजह से हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। लेकिन हम उनकी वेलोसिटीज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं हाइयर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं एनर्जी के फॉर्मूले से कि जैसे जैसे अपने पास जो चार्ज है या फिर बोलें कि एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उस हिसाब से मान लो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस डिक्रीज कर रहा है, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी अपनी वो भी उस हिसाब से टाइटली बॉन्ड होता जा रहा है, तो एनर्जी भी अपनी डिक्रीज कर रही है लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है। ये रेडियस के लिए भी ट्रू है कि अगर वो हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव कर रहा है कोई भी एलिमेंट, तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी हम इजीली ऐसे इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी यहाँ पे जूल्स में गिवन है, ये आपको पता ही है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, Z एटॉमिक नंबर है, N नंबर ऑफ शेल है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब ये है
कि जिस तरीके से अब आप यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 1 था, फिर +2 हुआ, +3 हुआ, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा उसी तरीके से वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। और वेलोसिटी डिक्रीज कब करेगी? वेलोसिटी डिक्रीज तब करेगी जब हम उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर डिक्रीज कर देंगे, यानी जब हम n की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब हम उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ओके, सो ये चीज यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बातें हैं। ये क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं।